जी मैडम, मुझे बुलाया आपने? हाँ बुलाया। मेरे प्राइवेट लाइन पे कोई फोन था? जी मुझे नहीं मालूम। अच्छा ठीक है, ड्राइवर को बोलो गाली निकालने के लिए और ये फाइल्स रख दो। जी मैडम। मुझे बुलाया दीदी? नहीं। आपकी सेक्रेटरी ने तो कहा आपने बुलाया है मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उससे बात कर लेता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, वो आज जल्दी चली गई है। और हाँ प्रशांत, लंदन की जो हमारी कंपनी है जिसका खर्च हम बंद कर चुके हैं, वो दोबारा शुरू करना है। एक मिनट। हेलो, नहीं मैं इस वक्त बाहर गया हूँ, मुझे बाद में फोन करना। हाँ हाँ, 2 दिन के बाद। हाँ क्या क्या क्या? लंदन की हमारी जो कंपनी है ना, जिसका खर्च हम बंद कर चुके हैं, वो दोबारा शुरू करना है। दीदी कमाल कर रही हैं आप। हम यहाँ से उस कंपनी को पैसे भेजेंगे तो हमारा क्या फायदा होगा? सोचने का काम तुम्हारा नहीं है। लेटर रेडी है, साइन कर दो। दीदी एक मिनट, इस कंपनी में सब कुछ आप ही सोचेंगी तो इस कंपनी का सीएमडी होने के नाते मैं क्या करूंगा? वही काम जो तुम्हें कहा जाता है। और प्रशांत, कौन कहाँ खड़ा है ना, इससे ज्यादा खुद कहाँ खड़े हो ना, इसे समझने की कोशिश करो। तुम्हें सीएमडी इसलिए नहीं बनाया गया कि तुम गैर जिम्मेदार हरकतें करते रहो। भाभी फोन मुझे दो। जब देखो तब फोन के पास रहती हो। मुझे फोन करना हो तो इंतजार करना पड़ता है। प्रिया, इस तरह बात करना कहाँ से सीखा तुमने? अपनी फ्रेंड से। तुम्हारी फ्रेंड अपने घर में बड़ों से इस तरह बात करती है? अरे मम्मी जी, अब छोड़िए ना, आप तो खामखा गुस्सा हो गई। बच्ची है। आपसे किसने कहा मेरी फ्रेंड बच्ची है? वो मुझसे 2 साल बड़ी है, समझिए आप। अरे बेवकूफ, विनीता तुझे बच्ची कह रही है। देख जरा देख, तेरी भाभी तुझसे कितना प्यार करती है और तू कितना बेहुदा बर्ताव करती है। बेहुदा बर्ताव करने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि मुझे अपनी भाभीयों से प्यार नहीं है। बेहुदा बर्ताव करना पड़ता है। पता है मेरी फ्रेंड ने मुझसे क्या कहा? चीखने चिल्लाने से ही सारी चीजें मिलती हैं। इसी तरह फोन भी मिल गया। हाँ, ये बात तो तुम्हारी सही है, मगर प्रिया, मुझे तो इस घर में बिना चीखे चिल्लाए सब कुछ मिल जाता है। अगर तुमने मुझे कहा होता ना कि तुम्हें एक अर्जेंट फोन करना है तो मैं तुम्हें खुद फोन दे देती। इससे क्या अर्जेंट होगा? अर्जेंट है, बहुत अर्जेंट है। अगर फोन मैं किसे करूं? पराग को फोन करूंगी तो मुझे गुस्सा करेगा और मेरी फ्रेंड भी अभी सो रही होगी। एक काम करती हूँ, रुचि भाभी को फोन करती हूँ। प्रिया, रुचि भाभी भी यही है। रुचि भाभी, भाभी। क्या है विनीता? प्रिया अर्जेंटली तुमसे फोन पर बात करना चाहती थी। प्रिया लो, अरस परस बात कर लो और फोन भाभी को दो। नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी इसी वक्त फोन करना है। घर के सारे फोन खराब पड़े हुए बारिश की वजह से। मुझे इसी वक्त फोन करना है। तो ठीक है ना, मेरे मोबाइल से फोन कर लेना, प्रॉब्लम क्या है? नहीं, मुझे इसी फोन से फोन करना है। प्रिया, मेरे हाथ का थप्पड़ खाएगी तू। मम्मी ये जी, क्या भूत सवार हुआ है? सारा दिन बस झगड़ा करने पर तुली रहती है। मम्मी जी, मैं बाद में फोन कर लूंगी या मोबाइल से बात कर लूंगी। प्रिया, तुम फोन करो। मगर फोन किसे करेगी? कोई तो होगा जो बेकार की बातें करने के लिए फुर्सत में बैठा होगा। कुसुम आंटी को फोन करो। वो हमेशा मुझे फोन करके बेकार की बातें करती है। नेक्स्ट पेशेंट प्लीज। आइए मिसेस भीमानी। हेलो डॉक्टर। आप भीमानी इंडस्ट्रीज वाले भीमानी हैं? ऑफ कोर्स, और मैं बड़ी हूँ। मुझसे? क्यों मजाक कर रहे डॉक्टर? मैं विनीता से बड़ी हूँ और उसी ने मुझे भेजा यहाँ। अच्छा अच्छा, तो मिसेस विनीता भीमानी ने आपको मेरे पास भेजा है। आई सी। वैसे डॉक्टर साहब, मुझे भी शायद उसी ट्रीटमेंट की जरूरत है जो विनीता ले रही है। कैसी ट्रीटमेंट? वही जो विनीता ले रही है। वैसे आप उसे कौन सी ट्रीटमेंट दे रहे हैं? मैं विनीता भीमानी को वही ट्रीटमेंट दे रहा हूं जो
भिमानी खानदान की बहू को मिलनी चाहिए। मैं तो नहीं, लेकिन मेरा स्टाफ उसे सलाम करता है। आपकी फाइल तो आप ही बनाएंगे ना डॉक्टर साहब, लेकिन मुझे आप ट्रीटमेंट कौन सी देंगे? आदर और सम्मान, इससे कम कुछ नहीं। इस प्रेगनेंसी के दौरान जिस गायनेकोलॉजिस्ट से आप कंसल्टेशन ले रही थी, उसे क्यों छोड़ दिया? विनीता के कहने पर। एक्चुअली उसी ने तो इंसिस्ट किया मुझे यहाँ आने के लिए। इन दैट केस मैं भी आपको आदर और सम्मान से कम कुछ नहीं दूंगा, लेकिन मेडिकली जो मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूं विनीता को, वो आपको नहीं बताऊंगा। आइए आपका चेकअप कर लो। जी। पठा वो प्रशांत, वो अपने बाप का दुश्मन होकर बैठा है। अठब पराग, वो मारा दुश्मन होकर बैठा है। और थारा बेटा, थारा बेटा तो थारी शकल भी कोई नहीं देखना चाहे। पता नहीं क्या आवाज चली है जमाने की। हवा का और जमाने का कसूर ढूंढने वाले बूढ़े होते हैं। देख भाई कुसुम, बात तो कभी अपने बाप के सामने बोला नहीं, जबान तक नहीं खोली। और आजकल की औलाद वो तो बाप की बोलती बंद करानी चाहे। इसे तुम जमाने का असर नहीं कहोगी तो क्या कहोगी? श्रीचंद, हमने वो माँ बाप नहीं देखे जो इन बच्चों ने देखे। मुझे मेरी माँ ने कभी ये नहीं कहा कि मैं मेरे बाप की बेटी नहीं हूं, किसी और की हूं। संदीप को वो सुनना पड़ा है, उसका गुस्सा जायज है। देख भाई कुसुम, मैं तो एक बात जानू भाई, हमारा बाप ने मैंने ऊंची कीमत पे बेचा, मैंने पराग को ऊंची कीमत पे बेचा। पर आज वो पराग अपने बाप से नफरत कर रहा है। क्यों पता है? वो अपनी लुगाई से प्रेम कर रहा है। प्रेम तो मैं भी करूं, क्यों? मैं पुष्पा ने प्रेम को नहीं करूं? पर मैं अपने प्रेम के मार्ग में अपना लालच को नहीं आने दिया। तुम्हारे हालात उस वक्त ऐसे थे श्रीचंद कि लालच तुम्हारी जरूरत थी। तो थारी कौन सी मजबूरी थी, कौन सी जरूरत थी थारी, जो तू अपने पति को छोड़ के जितेंद्र भिमानी से शादी कर ली, ये जानते हुए भी कि जितेंद्र भिमानी शादीशुदा है? तुम मुझे आज भी नहीं समझ पाए हो श्रीचंद। मैं हालात के गुलाम बनने वाली औरतों में से नहीं हूं। शायद यही फर्क है मुझ में और दूसरों में। मैं जितेंद्र को उस वक्त से प्रेम करती हूं जब से मैंने उन्हें पहली बार देखा था, पापा की ऑफिस में। और मुझे जो चाहिए वो किसी भी कीमत पर पाने की आदत है मुझे, बचपन से। फिर तू शादी क्यों करती? अठे रहती तो जितेंद्र भिमानी के साथ सालों पहले थारी शादी हो जाती। नहीं, उस वक्त पापा जिंदा थे। मैं पापा को दुखी करना नहीं चाहती थी। और फिर जितेंद्र भी यही चाहते थे कि मेरी जल्द से जल्द शादी हो जाए। शादी करके मैं जब साउथ अफ्रीका पहुंची तब मुझे पता चला कि मेरे पति ने 3 साल तक मेंटल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ली थी। शायद इसीलिए डीएस पारेख शादी की जल्द कर रहे थे। और तुम तो जानते हो, जितेंद्र डीएस पारेख की हर बात मानते हैं। ये डीएस के साथ थारा पति का क्या संबंध है? मेरा पति डीएस का छोटा भाई है। मुझे यकीन था कि हमेशा की तरह तुम दरवाजे की तरफ पीट करके बैठे रहोगे, अपने आप में खोए हुए और लापरवाह। मैं लापरवाही अब अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं लापरवाह होने का दिखावा कर रहा था ताकि तुम दरवाजे से लौट ना जाओ। मिताली, जब लोग तुम्हारी परवाह करते हैं तो तुम डर जाती हो। हैव अ सीट। जितनी अच्छी तरह से तुम मुझे जानते हो, उतनी ही अच्छी तरह से काश मैं तुम्हें पहचान सकती।
अब फिर से पहचान की जा सकती है? नहीं, क्योंकि तुम्हें दिखावा करने की आदत हो गई है और मुझे पहचान करने में कोई दिलचस्पी नहीं रही। मुझे यहाँ क्यों बुलाया था? डिनर खाने के लिए। इस जगह का कॉन्टिनेंटल फूड बहुत अच्छा है, तुम तो जानती हो। बोलो क्या लोगे? आइस टी। आइस टी? ये कब से पीने लगी तुम? अभी से। तुम्हें ये याद दिलाने के लिए कि पुरानी चीजें बदल चुकी है और पुरानी बातें याद करने का कोई मतलब नहीं। बर्फ डाला हुआ चाय का पानी कड़वा नहीं लगता? थोड़ा बहुत, लेकिन कड़वाहट की आदत डालना अच्छा होता है। जो बदलाव जिंदगी में कड़वाहट लाए उसे अपनाए क्यों? मुझ पे भरोसा किया होता। प्रकाश चंद जी के केस के अलावा अगर आपने कोई भी और बात की तो मैं यहाँ से उठकर चली जाऊंगी। ओके, हम उस केस के अलावा और कोई बात नहीं करेंगे। अग्रीड। मैंने सुना है कि प्रकाश चंद जी को पुलिस कोर्ट में पेश करके 1 महीने की रिमांड पर लेने की कोशिश कर रही है। 1 महीने का रिमांड बहुत लंबा है। लेकिन पुलिस को मिल जाएगा, क्योंकि आजकल फाइनेंशियल फ्रॉड के केस में कोर्ट ज्यादातर लंबा रिमांड देने लगी है। लेकिन उनकी बेल जल्द से जल्द होनी चाहिए, क्योंकि बेनीता, उसकी छोटी बहन और समदन जी इतना वक्त रुक नहीं सकते। वो लोग 1 महीने इंतजार नहीं कर सकते। लोग तो सालों साल इंतजार करते हैं। 11 साल, 7 महीने, 3 दिन और 5 घंटे। मैं प्रकाश जी के केस के बारे में ही बात कर रहा हूं। देखो श्रेया, प्रेगनेंसी के पहले 3-4 महीने तुझे बहुत संभालना होगा। किसी तरह की चोट नहीं लगनी चाहिए, कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा एक बार मिसकैरेज हो चुका है और आखिर के जो 3-4 महीने हैं उसमें तो तुम्हें और भी चौकन्ना रहना पड़ेगा। वो इसलिए ताकि प्री मेच्योर बर्थ ना हो। इतना ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत क्या है डॉक्टर? आम औरतें तो आखिरी दिन तक काम करते हुए बच्चा पैदा करती हैं। हाँ, मगर आम औरतें कॉन्ट्रैक्ट साइन करके पैसे नहीं लेती। जैसे तुम जब अपने गहने पहनकर घूमती हो तो उनका उतना ख्याल नहीं रखती, लेकिन अगर किसी और का हार पहना हुआ हो तो उसका ख्याल रखती हो। डॉक्टर, मैं आगे से पूरा ख्याल रखूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। देखो श्रेया, शराब, सिगरेट और तंबाकू से तुम्हें एकदम दूर रहना होगा। शराब और सिगरेट ये प्रेगनेंसी के सबसे बड़े दुश्मन हैं। सिगरेट पीने वाली जो औरतें हैं उनके मिसकैरेज के चांसेस 4 गुना हो जाते हैं। बच्चे मनपुदी पैदा हो सकते हैं, पागल पैदा हो सकते हैं। शराब पीने वाली औरतों के बच्चे लिवर की प्रॉब्लम के साथ पैदा हो सकते हैं। पर तुम्हारे केस में ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो श्रेया, तुमने कॉन्ट्रैक्ट इस शर्त पर साइन किया है कि तुम एक तंदुरुस्त बच्चे को जन्म दोगी। जी, लेकिन डॉक्टर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बच्चों की बीमारी जेनेटिक भी तो हो सकती है। नहीं श्रेया, तुम्हारे मामले में ऐसा नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हारे और होने वाले बच्चे के बाप के रंगसूत्रों की अच्छी तरह से तफ्तीश की है। अगर बच्चे को कोई बीमारी होगी तो उसकी वजह होगी तुम्हारी लापरवाही। तुम्हें मेरी दी हुई दवाइयां लेनी पड़ेंगी। मेरे से बिना पूछे अपनी मर्जी से तुम सर्दी या बुखार के लिए भी कोई दवाई नहीं ले सकते। आई अंडरस्टैंड डॉक्टर। और हाँ श्रेया, तुम्हारा वजन चार्ट के मुताबिक बढ़ना चाहिए। डिलीवरी से पहले कम से कम 8.5 से 12 किलो तक का वेट गेन तो होना चाहिए। ये सारी बातें अगर तुमने अच्छी तरह से निभाई तो तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। समझ रही हो ना तुम? डॉक्टर, आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे कि वो बच्चा ना हो के किसी फैक्ट्री में बन रहा हुआ माल जैसे हो। बच्चा तुम्हारे लिए नहीं, उन लोगों के लिए है। तुम्हारे लिए तो सिर्फ एक बिजनेस डील है। You take it like a business. डॉक्टर, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि हिंदुस्तान से छोटे बच्चे बाहर के मुल्कों में बेचे जाते हैं। आप श्रेया से ये बच्चा कहीं ऐसे किसी बिजनेस के लिए पैदा तो नहीं करवा रहे ना? What rubbish! ये तो बस एक ख्याल है डॉक्टर।
बच्चा पैदा होने के बाद श्रेया को इस बात का यकीन दिलाने का कोई रास्ता आपको ढूंढना होगा कि ये बच्चा किसी अच्छे खानदान में परवरिश के लिए जा रहा है, वरना श्रेया पुलिस को कंप्लेन कर देगी। देखो, ये विश्वास का मामला है और ये बात मैंने श्रेया को पहले दिन ही बता दी। दोनों को एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए डॉक्टर, वरना आप श्रेया को धमकी देते रहे। ऐसा होना नहीं चाहिए। चलो श्रेया। तो फिर आर्किटेक्ट ने कहा कि ईश्वर एक आर्किटेक्ट है और आर्किटेक्चर दुनिया का सबसे पुराना पेशा है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि ईश्वर ने ये दुनिया केओस से पैदा की, यानी अव्यवस्था में से पैदा की। तो वकील साहब ने कहा कि इससे ये प्रूव होता है कि वकालत दुनिया का सबसे पुराना पेशा है, क्योंकि अगर वहां वकील नहीं था तो फिर अव्यवस्था पैदा किसने की? Who created the chaos? हमारा सारा धंधा ही केओस पे चलता है। जहाँ व्यवस्था नहीं, वहीं कमाई का रास्ता है हमारे लिए। मैंने सुना है कि इस बीच आपने काफी पैसा कमाया। मुझसे ज्यादा पैसे तो तुमने कमाए मिताली, ये मैंने सुना नहीं, अपनी आंखों से देखा है। Of course। आखिर मेरे पास पैसे कमाने के अलावा और कुछ काम बाकी भी तो नहीं रहा। खुश हो तुम इतने पैसे कमा कर? Of course खुश हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ कि पैसा सब खुशी नहीं देता, लेकिन जब खुशी के अलावा तुम्हें किसी और चीज का सहारा लेना पड़ता है तो पैसा सबसे बेहतर चीज है। और जिस इंसान के पास पैसा और कामयाबी हो, उसे खुशी की जरूरत अपने आप कम हो जाती है या पहचान कम हो जाती है। केस के अलावा हम और कोई बात नहीं करेंगे, ये हम तय कर चुके थे। ये दूसरी बात तुमने छेड़ी मिताली। सॉरी, गलती हो गई। शायद मेरी तरह तुम भी इसी गलती का इंतजार कर रही थी। 11 साल 7 महीने 3 दिन और 6 घंटे। नहीं ऋषभ, 2 गलतियां करने के बाद तीसरी गलती करने का मुझे कोई खिंचाव नहीं है। तो चलो हम उस गलती को सुधार लेते हैं। क्या मतलब? शादी कर लो मुझसे। शट अप ऋषभ।